दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इजराइल के इन हमलों ने न केवल उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, बल्कि खमेनी की सैन्य शक्ति पर भी करारा प्रहार किया है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, हुसैन सलामी, ये वो इंसान है जिसने कल ये एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था इजराइल के खिलाफ, और उसको पता नहीं था कि उसके कुछ घंटे के बाद उसको टारगेट करके खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल के भीषण हमले में ईरानी सेना के कई टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं, लेकिन इजराइल को बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब उसने खमेनी को दो सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों को मारकर ईरान को घुटनों पर ला दिया। इनमें पहला नाम है ईरान की सेना के प्रमुख यानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी का, और दूसरा नाम है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के चीफ हुसैन सलामी का। हुसैन सलामी उस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों को ईरान की सैन्य व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इंटरेस्टिंगली, इनको खत्म करने की मॉडस ऑपरेंडी, या जो मॉडस ऑपरेंडी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म करने की है, वही थी जो इस्माइल हानिया के लिए इस्तेमाल की गई थी। बताया जा रहा है कि कई बार तो कई जगह तो ईरान के अंदर से ही ड्रोन्स उठे और उन्होंने अटैक कर दिया। खैर, अब आप देखिए इस लाइन को, इनके नाम का दुश्मनों में कुछ वैसा ही खौफ था जैसा किसी जंगल में शेर का होता है, लेकिन नेतन्याहू के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने इन दोनों शेरों को अपनी मान से बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। अब तक हुए हमलों में ईरानी सेना के 20 से ज्यादा टॉप कमांडरों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। उनमें से कुछ के नाम आपको बताते हैं। पहला नाम है मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी का। ये खमेनी के सबसे क्लोज लोगों में से एक थे, अक्सर उनके राइट साइड में देखे जाते थे। ये ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात थे। ईरान में चीफ ऑफ स्टाफ का पद सैन्य व्यवस्था का सर्वोच्च पद होता है। इससे पहले मेजर जनरल बाघेरी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के प्रमुख रह चुके हैं। मेजर जनरल बाघेरी को ईरान की सैन्य नीति का ब्रेन कहा जाता था। दूसरा नाम है हुसैन सलामी। ये IRGC के कमांडर इन चीफ हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बयान देते थे। खमेनी ने खुद 2019 में उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया था। उन्हें खमेनी का काफ़ी करीबी माना जाता था, लेकिन नेतन्याहू के गुस्से ने अब उन्हें हमेशा के लिए खमेनी से दूर कर दिया है। तीसरा नाम आमिर अली। ये ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख हैं। इन्हीं के निर्देश पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की रणनीति बनाई जाती थी। अगला नाम है मेजर जनरल गुलाम अली राशिद। IRGC के खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रमुख हैं। ये मुख्यालय ईरान की मिसाइल और युद्ध नियंत्रण प्रणाली की नस है। हमले के वक्त ईरानी सेना के सभी टॉप कमांडर तेहरान के अलग अलग ठिकानों में मौजूद थे, जिन्हें इजराइल की इंटेलिजेंस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए सटीक हमलों में निशाना बनाया गया। दरअसल एक बात काफी मशहूर है, अक्सर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ईरान के बारे में जितना इजराइल को पता है उतना तो ईरान को खुद नहीं पता, और वही हुआ। IRGC के मुख्यालय से लेकर मिसाइल बेस, यहां तक कि कमांडरों के सुरक्षित रिहायशी कॉम्प्लेक्स तक हर जगह राइजिंग लाइन की गूंज सुनाई दी। IRGC प्रमुख और चीफ ऑफ स्टाफ की मौत ने खमेनी को बड़ा दर्द दिया है, क्योंकि वो दोनों ही सिर्फ सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि खमेनी के वैचारिक वफादार भी थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो काउंटर अटैक की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इजराइल के ऊपर काउंटर अटैक की, वो भी इस हमले में खत्म हो गए। अब स्ट्रैटेजाइजिंग कैसे होगी? अपनी चोट पर मरहम लगाने के लिए खमेनी ने तुरंत नई नियुक्तियां कर दी। IRGC के नए प्रमुख बनाए गए।
मोहम्मद पाकपुर जो पहले ग्राउंड फोर्स के हेड थे, सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। अब्दुल रहीम मुस्वी जो पहले से आर्मी कमांडर थे, अब बागेरी की कुर्सी संभालेंगे। खतरे का अंदाजा ईरान को भी था। पिछले कुछ हफ्तों से इजराइल लगातार ये सिग्नल दे रहा था कि वो तेहरान को छोड़ेगा नहीं। अमेरिका से वार्ता के बावजूद इजराइल के तेवर से तेहरान भी अलर्ट मोड में था। सवाल है कि जब इतनी सतर्कता बरती जा रही थी तो फिर ईरान कैसे चकमा खा गया? आखिर कैसे इजराइल ने अपना प्लान न केवल सीक्रेट रखा बल्कि तेहरान को भी उलझाए रखा? इसके पीछे की कहानी रोचक है। सूत्र बताते हैं कि हमले से पहले गुरुवार की रात सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मंत्रियों को यह बताया गया था कि गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर बात होनी है। ईरान ये सोचकर निश्चिंत था कि बंधक मुद्दे पर मीटिंग चल रही। जब सारे मंत्री पहुंच गए तो ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का प्रस्ताव आया, जिसे हरी झंडी दे दी गई। सभी मंत्रियों ने ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखने वाले दस्तावेज पर दस्तखत किए। इजराइल का पीएमओ भी ईरान को भ्रम में फंसाए रखने के लिए चाल चल रहा था। नेतन्याहू के सहयोगी मीडिया को यह बता रहे थे कि वो परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं। कोई कह रहा था कि उन्हें किसी शादी समारोह में शामिल होना है, जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं होने वाली है। इजराइल के पीएमओ ने बयान जारी करके कहा कि नेतन्याहू के 2 मंत्री शुक्रवार को वाशिंगटन जाने वाले हैं। ये दोनों ओमान में ईरान अमेरिका की वार्ता से पहले अमेरिकी राजनयिक से मिलेंगे, जबकि ये दोनों इजराइल में ही थे। यहां तक कि इजराइल ने नेतन्याहू और ट्रंप के बीच संभवित हमले को लेकर उन बयानों का खंडन नहीं किया जिनकी वजह से विवाद हो रहा था। ईरान पर दोनों के रुख में विरोधाभास दिखाया गया। इससे यह संकेत गया कि दोनों देशों में कूटनीतिक दरार जैसी स्थिति है। कहते हैं कि इन्हीं वजहों से ईरान में अलर्ट का लेवल कम हो गया। इजराइल के चकमे वाली चाल के जाल में तेहरान फंसता चला गया। जब वो ये सोचकर निश्चिंत था कि अभी हमले नहीं होंगे, उसी वक्त इजराइल के अटैक से ईरान की नींद टूटी। लेकिन जब तक नींद टूटती तब तक तबाही मच चुकी थी। ईरान पर इजराइल के हमले अचानक नहीं हुए। इन हमलों की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की तैयारी 1 साल पहले शुरू कर दी गई थी। जिम्मेदारी दी गई थी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इसकी जिम्मेदारी लेगी। मोसाद ने ईरान को भनक तक नहीं लगने दी और खमनेई के किले में सुराख कर दिया गया। ईरान की जमीन पर दाखिल होने के बाद पिछले 1 साल में मोसाद ने वहां इन हमलों की पुख्ता तैयारी की। मोसाद ने अपना एक घातक सीक्रेट नेटवर्क तैयार किया। ईरान के बीचों बीच सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बनाया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन का नेतृत्व मोसाद, इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायली रक्षा कंपनियों ने मिलकर किया था। इस ऑपरेशन के मेन टारगेट थे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर। जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर थीं, तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद चुपचाप ईरान के अंदर दाखिल हुई। कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मिशन, ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचे को भीतर से तहस नहस करना। मोसाद चुपचाप अपना अभियान चला रहा था और सही वक्त के इंतजार में था। जैसे ही वो घड़ी आई तो ईरान का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। बीती रात जब इजराइल के फाइटर जेट आसमान से मौत बरसा रहे थे तो ईरान की ज़मीन पर मोसाद के एजेंट भी अपने काम में लगे हुए थे। मोसाद ने मध्य ईरान में पहले से छिप कर रखे गए सटीक मिसाइल सिस्टम को रिमोट से एक्टिव किया। सीक्रेट मोबाइल लॉन्चर यानी फौजी गाड़ियों पर तैनात सिस्टम से ईरान के एयर डिफेंस को पहले ही मिनट में ख़त्म कर दिया गया और जो गुप्त ड्रोन बेस बनाया था वहाँ से रात के अंधेरे में विस्फोटक ड्रोन उड़ाए गए जो सीधे ईरान के मिसाइल बेस पर गिरे। इन ड्रोन और गाइडेड मिसाइल से ईरान की सबसे एडवांस एयर डिफेंस यूनिट जैसे सयाद 3, बावार 373 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इससे इजरायली फाइटर जेट्स को फ्री स्पेस मिला और वो बिना रुकावट अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए। बीती रात ईरान पर हमले के लिए मोसाद का ये ड्रोन बेस सबसे खतरनाक लॉन्चिंग पैड था। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन हथियारों के दम पर ईरान पलटवार करने की सोच रहा था उनमें से ज़्यादातर नष्ट हो गए। बाकी हथियारों का रास्ता मोसाद ने अपने हमलों से रोक दिया। अब ज़रा मोसाद की पिछले 1 साल की प्लानिंग को बारीकी से समझिए। मोसाद के एजेंट पिछले 1 साल से ईरान के अंदर घूम रहे थे। सेना के जनरल हो या परमाणु वैज्ञानिक, सभी की गतिविधियों की निगरानी हो रही थी। उनका घर, उनका दफ्तर, उनका रूटीन, हर चीज़ की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। ईरान की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और फिर 1 साल बाद मोसाद ने अपनी घातक योजना को अंजाम दे दिया। मोसाद के एजेंटों ने जनरल मोहम्मद बागेरी जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को भी लाइव ट्रैक किया।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान यूनिवर्सिटी के आसपास एक नकली एनजीओ के जरिए मोसाद ने डेटा इकट्ठा किया। वहीं कुछ एजेंट, मेडिकल स्टाफ, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन बनकर सेंट्रीफ्यूज प्लांट तक पहुंच बना चुके थे, लेकिन उनके ड्रोन्स की पहुंच बहुत दूर तक थी। तेहरान के पास ईरान का जो अस्फाकाबाद मिसाइल बेस है, वहां मोसाद के सीक्रेट बेस से ड्रोन ने उड़ान भरी और ईरान के सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चरों पर धावा बोल दिया। अस्फाकाबाद वही जगह है जहां ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाल ही में अपने नए शहाब 4 मिसाइल सिस्टम का ट्रायल किया था। इजरायली सीक्रेट सर्विस ने इसी जगह को हाइपरसोनिक खतरे का अड्डा कहा था और अब वो अड्डा मलबे में तब्दील हो चुका है। सोचिए, दुनिया की सबसे सख्त निगरानी वाले देश ईरान, उसके अंदर इजराइल के एजेंट घुसकर पूरा नेटवर्क बना लेते हैं, बंकरों में हथियार तैनात करते हैं, ड्रोन बेस खड़ा कर देते हैं और किसी को खबर नहीं लगती। इससे आप मोसाद की ताकत और उसके काम करने के तरीके का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ये अंदाजा तो आपको पहले भी हो गया होगा जब उन्होंने हिजबुल्लाह पर वो मोबाइल और पेजर अटैक किया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।